हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, AAO के सिलेबस में जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 से पिछले एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। जनरली GFR में टोटल चैप्टर्स जो हैं वो आपको 12 चैप्टर्स दिए गए हैं, लेकिन इसमें से हमें केवल 5 ही चैप्टर्स पढ़ना है और इसी से यही 5 चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसी से AAO के एग्जामिनेशन में और इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, सेकंड चैप्टर जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजट फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। ये 5 चैप्टर ही जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। फर्स्ट चैप्टर में जनरली इंट्रोडक्शन दिया गया है कि जनरल फाइनेंशियल रूल आखिर कब इस्टेब्लिश्ड हुआ। तो जनरल फाइनेंशियल रूल जो है वो फोर्स में आया 11 फरवरी 2017 को, और यह जो है एप्लीकेबल होता है सभी डिपार्टमेंट्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज और उसके जितने भी सबऑर्डिनेट बॉडी हैं उनके लिए यह एप्लीकेबल होता है। और साथ ही साथ यह उनके लिए भी एप्लीकेबल होता है जिनका अपना कोई पर्सनल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट नहीं है, उसके लिए भी ये एप्लीकेबल होता है। सेकंड रूल्स में जनरली डिफिनीशंस दिया गया है, जिसमें अकाउंट ऑफिसर्स के बारे में बताया गया, एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में बताया गया, ऑडिट ऑफिसर, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड। ये वही सारे टर्म्स हैं जो कि मैंने आपको जनरल अकाउंटिंग रूल्स में बताए थे। तो डिस्क्रिप्शंस में मैंने अपने पिछले वीडियो का लिंक्स प्रोवाइड कर दिया है, वहां जाके आप इसके डिटेल्स के बारे में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट अकाउंट। गवर्नमेंट अकाउंट भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, फिर भी एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। गवर्नमेंट अकाउंट जनरली 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। कंसोलिडेटेड फंड में सरकार का सारा पैसा जमा होता है जो भी उन्हें डिफरेंट सोर्स से मिलता है, जैसे कि टैक्स से हो गया, इनकम टैक्स से हो गया, कहीं से लोन उन्होंने लिया तो कंसोलिडेटेड फंड में ही जमा होता है, या किसी स्टेट ने अपने लोन के पैसे को जमा किया तो वो भी कंसोलिडेटेड फंड में ही जमा होता है। कंटिजेंसी फंड आकस्मिक फंड होता है। सरकार को जब भी कभी जरूरत होती है, कोई आपदा आ जाती है, तो वो कंटिजेंसी फंड से पैसे निकालता है और फिर उसमें कंसोलिडेटेड फंड से निकाल करके जमा करवा देता है। नेक्स्ट पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट भी हम जानते ही हैं कि जनरली जितने भी सेविंग्स अकाउंट्स होते हैं, पीपीएफ होते हैं, सुकन्या आते हैं, वो सारे पब्लिक अकाउंट के अंदर कंसीडर्स किए जाते हैं। उसके बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के बारे में इस रूल में चर्चा की गई है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होता है वो डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। फाइनेंशियल ईयर हम सब भी जानते हैं, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को दिया जाता है। नेक्स्ट टाइम है ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर। ड्राइंग एंड डिस्बर्समेंट ऑफिसर क्या होता है? वह हेड ऑफ होता है, एक गैजेटेड ऑफिसर होता है, जिसे की पावर होता है कि वह किसी भी बिल को विड्रॉ करे और किसी को भी पेमेंट करे सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में, क्योंकि हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट बैठ करके खुद ही पेमेंट ऑफ बिल्स नहीं करेगी, अपने बिल्स को ड्रॉ नहीं करेगी, इसीलिए वह अपने सबऑर्डिनेट्स को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बैठाती है और उन्हें यह अधिकार देती है कि वो इनके बिहाफ में पेमेंट ले सकता है और पेमेंट को डिसबर्स भी कर सकता है। नेक्स्ट लोकल फंड। लोकल फंड ट्रेजरी रूल 652 में डिफाइन किया गया है। एप्रोप्रिएशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। 2 टर्म होता है एप्रोप्रिएशन, एक होता है रीअप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन क्या होता है, इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज दैट हमें हमारे डिपार्टमेंट को एक कंप्यूटर खरीदना है। कंप्यूटर खरीदने के लिए 20,000 रुपए की जरूरत है। तो जब हमने पहले अप्रोप्रिएट कर दिया कि हम कंप्यूटर के लिए ही 20,000 रुपया रखे हुए हैं, और सपोज दैट उसी समय हमें पता चला कि हमारा प्रिंटर भी पूरी तरह से खराब हो गया है, तो हम अप्रोप्रिएशन फंड में जो पैसा है 20,000 रुपया का, उससे बस कंप्यूटर ही खरीदेंगे, कितनी भी जरूरत हो, हम प्रिंटर नहीं खरीदेंगे। यही अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है। रीअप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कभी भी कोई एक अप्रोप्रिएशन, सपोज दैट हमें कंप्यूटर खरीदना था, दूसरा अप्रोप्रिएशन हमें प्रिंटर खरीदना अनिवार्य हो गया, तो अगर फंड अलॉटेड है, अप्रोप्रिएशन हमने पहले ही कर दिया है कि हमें कंप्यूटर भी खरीदना है और प्रिंटर भी खरीदना है, तब जो
ट्रांसफर ऑफ फंड्स होगा, यानी अप्रोप्रिएशन के टर्म्स में जब ट्रांसफर ऑफ फंड्स होती है तो उसे ही हम री अप्रोप्रिएशन कहते हैं। प्राइमरी यूनिट ऑफ री अप्रोप्रिएशन को रूल 8 DFPR 1978 में भी डिफाइन किया गया है। DFPR क्या होता है? डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स, और री अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड को रूल 10 ऑफ डेलीगेशन फाइनेंशियल पावर रूल 1978 में डिफाइन किया गया है। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब हम लोग जान चुके हैं। एप्रोप्रिएशन मतलब वही जो पहले से ही डिफाइन हो, और रीअप्रोप्रिएशन मतलब दो चीजें जब आपस में पहले से ही डिफाइन थी पर उसमें किसी चीज में, किसी एक अप्रोप्रिएशन में कुछ पैसे की कमी हो गई, तब जब अप्रोप्रिएशन के थ्रू पहले अप्रोप्रिएशन से दूसरे अप्रोप्रिएशन में पैसा ट्रांसफर हुआ, उसी को हम लोग रीअप्रोप्रिएशन करते हैं। सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट के बिहाफ में जो भी काम करते हैं उसे सबऑर्डिनेट अथॉरिटी कहा जाता है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है कैपेक्स मॉडल एंड ओपेक्स मॉडल। कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहा जाता है, ओपेक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को कहा जाता है। कैपेक्स मॉडल में जनरली बायर जो है वह गुड्स को परचेज करेगा, कंज्यूमेबल्स परचेज करेगा, उसके मेंटेनेंस की जवाबदेही लेगा, अगर वह खराब हो जाता है तो फाइनली वह प्रोडक्ट को डिस्पोज कर देगा आफ्टर यूजफुल लाइफ। सपोज दैट हमने कोई फर्नीचर खरीदा डिपार्टमेंट के लिए, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। उसके बाद जो भी उसका मेंटेनेंस होगा, कील ठोकना होगा या कहीं से टूट गया तो उसकी मरम्मत करानी होगी, वो प्रोक्यूरमेंट कंज्यूमर्स में आएगा, उसके मेंटेनेंस में आएगा। और जब वह पूरी तरह से डिस्पोज हो गया, मान लीजिए उसके दो पैर टूट गए, तो वो फाइनली बेकार हो गया, उसके बाद हम उसे डिस्पोज कर देंगे, आफ्टर यूजफुल लाइफ वो डिस्पोज हो जाता है। नेक्स्ट आता है ओपेक्स मॉडल। ओपेक्स मॉडल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। सपोज दैट सेलर प्रोवाइड द गुड्स, इसमें सेलर आपको गुड प्रोवाइड करेगा, मेंटेन करेगा, also provide the consumables as required, finally take back the goods after useful life, payment is made in a staggered manner। इसमें कहने का सेंस है कि सपोज दैट हमने एक HCL से कंप्यूटर खरीदा, HCL से कंप्यूटर खरीद लिया ओपेक्स मॉडल के तहत, उसके बाद अब क्या करेगा, HCL उसे मेंटेन करेगा, वही सारी चीज उसके प्रोवाइड करेगा, और लास्ट में जब देखेगा कि वह बेकार हो गया तो उसे वह अपने स्टॉक में लेकर के नया सप्लाई करेगा। दिस इज द मॉडल कॉल्ड ओपेक्स मॉडल। और इसका पेमेंट भी जो होता है वो स्टैगर्ड मैनर में, यानी एक साथ से पेमेंट नहीं करना पड़ता है, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक साथ ही हमें पेमेंट करना पड़ता है, और भी इसके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके तहत ये काम करता है। रूल 3 हमें बताता है कि इफ ए केस कंसर्न मोर देन वन डिपार्टमेंट, नो ऑर्डर शैल बी इशूड अंटिल or such department have concurred or following such concurrence a decision had been taken by under the authority of the cabinet। यानी सपोज दैट हम मान लेते हैं हमारे 3 विभाग है, एक हमारा पोस्ट ऑफिस का विभाग हो गया, एक हम रेलवे को ले लेते हैं, और एक हम टेलीकॉम को ले लेते हैं। सपोज दैट हमें कुछ खरीदना है, जैसे कंप्यूटर ही हमें खरीदना है, तो तीनों डिपार्टमेंट जो है अगर तीनों की अलग एक ही चीज पे सहमति है तब तो वह बिना कैबिनेट ऑफ अप्रूवल के कंप्यूटर परचेज कर लेगा। लेकिन अगर तीनों की सहमति अलग अलग है कि नहीं भाई हम HCL का नहीं लेनोवो का परचेज करेंगे, तो उस कंडीशंस में हमें कैबिनेट के अप्रूवल को मानना होगा, जो हमें कैबिनेट डिसीजन देगा वही हमें मानना होगा। रूल नंबर 4, ऑल डिपार्टमेंट रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल कलेक्टर आर मेड बाय और विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यानी कि आप कोई भी काम जो करोगे फाइनेंशियली वो सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के गाइडलाइन के तहत ही करोगे, उसके कंट्रावेंशन पे कोई काम आप नहीं करोगे। रूल नंबर 5 बताता है कि अगर आपको कोई डाउट है GFPR से रिलेटेड तो यह डाउट कॉल क्लियर करेगी, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ही क्लियर करेगी। रूल 6, द सिस्टम एंड प्रोक्योर्ड एस्टैब्लिश्ड बाय दीज रूल्स मे बी मॉडिफाइड बाय एनी अदर अथॉरिटी ओनली विद द एक्सप्रेस अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यानी कि कोई भी चीजें सिस्टम्स में जो आपको रूल है डिफाइन किए हुए हैं वो यथावत ही रहेगी जब तक कि उसे अप्रूवल नहीं मिलता मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का।